सो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बताया था, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बताया था। आज उसी में थोड़ा सा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऐड करेंगे। देखो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के एक्चुअली दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में तो आपको नॉर्मलिटी इक्वेशन आ गया, प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आ गया। और सेकेंड पार्ट आता है टाइटरेशन। टाइटरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, एसिड बेस टाइटरेशन, रिडॉक्स टाइटरेशन, आइडोमेट्रिक टाइटरेशन, आइडोमेट्रिक टाइटरेशन, ये सारी चीजें आती है। तो सेकेंड पार्ट में बाद में बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट में जितने भी हैं रिलेशंस, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, इन सबके रिलेशंस भी मैं बता दूंगा और उस पर न्यूमेरिकल। क्लियर? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो, लास्ट क्लास में मैंने आपको इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट कंप्लीटली बता दिया था। आई होप सबको आ चुका था। मैंने क्या बताया था, हमेशा याद रखना, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन एन, या हो जाएगा आपका क्या, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन। और आपको पता है एन की वैल्यू, अब यहाँ पे अगर एलिमेंट की बात करें तो एन क्या होता है, वैलेंसी, और यहाँ एन तो आपको पता ही होता है क्या होता है, एसिड बेस, सॉल्ट के लिए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने नॉर्मलिटी इक्वेशन बता दिया था। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, याद रखना, इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैंने आपको बताया था क्या, ग्राम इक्विवेलेंट आपको मैंने बताया था गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, यही तो बताया था। चलो अब थोड़ा सा ध्यान दो, पहला रिलेशन ध्यान देना। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं आपको हर जगह, आप देखोगे, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी में क्या रिलेशन है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है n मल्टीप्लाई मोलारिटी। ये आपने पढ़ा होगा और आप जानते भी हो। n मतलब नंबर ऑफ मोल्स नहीं, n मतलब एसिडिटी, बेसिसिटी, या टोटल पॉजिटिव चार्ज, या आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। मींस n इंटीजर है, मींस 1 2 3 डॉट 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 कोई वैल्यू आएगी। अब ये रिलेशन आया कहां से, उसको ध्यान से आपको समझना है। अच्छा यहां पे देखो तो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है क्या, बिल्कुल। चलो अभी आपने पढ़ा इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास, बिल्कुल, अपॉन एन, यही तो होता है। चलो क्या इक्विवेलेंट मास की जगह मैं ये पुट कर दूं, बिल्कुल। तो देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास की जगह मैंने क्या पुट किया, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर से थोड़ा ध्यान दो, अगर मैं बात करूं गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, याद आया, बिल्कुल। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अब आपके पास क्या आ गया, जल्दी बता दो, नंबर ऑफ मोल्स, और ये एन ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई एन। देखो क्या यहां तक किसी को डाउट है, बिल्कुल डेरिवेशन कर रहा हूं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एन। एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स नहीं, एन मतलब 1 2 3, याद रखना। अब इसकी वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml और मल्टीप्लाई बाय 1000। अच्छा अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू जो ये 1000 होता है, पार्डन, वेट फॉर अ व्हाइल। चलो अब ये देखो, ये वाला, ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, मोलारिटी हो जाएगा, बिल्कुल। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन आ गया, ये याद रखना। ये रिलेशन हो गया, ये डेरिवेशन हो गया। होप आप लोग को समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया तो अनम्यूट करो और पूछो। देखो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000 क्या होता है, मोलारिटी। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई मोलारिटी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1। ये रिएक्शन है H2SO4 प्लस NaOH। इट गिव्स यू NaHSO4 प्लस H2O। सेकेंड रिएक्शन है H2SO4 प्लस 2NaOH। इट गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। बैलेंसिंग अगर कहीं मिसिंग है तो कोई नहीं, आप कर लेना। चलो अब फर्स्ट केस में याद रखना,
फर्स्ट केस में आपको निकालना है नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 इफ मोलारिटी इज गिवन 0.5 मोलर। सेकेंड केस में नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 इफ मोलारिटी इज गिवन 0.5 मोलर। चलो दोनों के आंसर बताओ और फास्ट बताओ। फर्स्ट केस में H2SO4 का नॉर्मलिटी निकालना है, सेकेंड केस में H2SO4 की नॉर्मलिटी निकालनी है, मोलारिटी गिवन है। डू फास्ट, सबके आंसर आने चाहिए, को चेक कर लो क्या आंसर है, इस चीज को समझो अच्छे तरीके से। अब आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देखो, इस जगह पे कितने हाइड्रोजन रिलीज हुए हैं, ओनली वन, मींस n की वैल्यू फर्स्ट केस में क्या है 1, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 0.5, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.5। बट यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन रिलीज हुए हैं 2, तो इस केस में जो नॉर्मलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी n मतलब 2 मींस 1 नॉर्मल। देखो नॉर्मलिटी को आप लोग को समझ में आ गया, नॉर्मलिटी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, आई होप सो इजीली आ चुका होगा। अब अगर इसके बाद भी नहीं आ रहा होगा तो फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई ना, हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट रिलेशन आपका क्या होता है, इस चीज को समझो। अब आता है आपका एक और टर्म, वो आता है फॉर्मलिटी। ध्यान से समझना, ये फॉर्मलिटी क्या होता है, ठीक है। अगर फॉर्मलिटी इज इक्वल टू आपसे कोई पूछे तो फॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। अब आप तो बोलोगे कि नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, तो ध्यान देना, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इज इक्वल टू होता है गिवन मास, ध्यान देना इस चीज को, अपॉन फॉर्मूला मास। अब ये फॉर्मूला मास क्या होता है मैं बताता हूं। देखो जैसे नंबर ऑफ मोल्स ढूंढते हैं ना, बिल्कुल वही है, बट अगर कभी हम आयनिक कंपाउंड ले लें या क्रिस्टल्स ले लें तो उस केस में उनके मास को मॉलिक्यूलर मास नहीं फॉर्मूला मास बोलते हैं। लाइक अगर मैं लिखूं CuSO4 इंटू 5H2O, या मैं लिखूं MgCl2 इंटू 6H2O, अगर मैं लिखूं FeSO4 इंटू 7H2O, तो जनरली इनके फॉर्मूलाज को हम लोग मॉलिक्यूलर मास नहीं फॉर्मूला मास बोलते हैं। निकालने का मेथड बिल्कुल सेम और फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम, इसलिए फॉर्मेलिटी जनरली देखोगे टीचर्स नहीं पढ़ाते। रीजन क्या होता है, मोलारिटी और फॉर्मेलिटी ऑलमोस्ट सेम होता है। ये नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही तो है, बट खाली ये क्या कहते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं कि अगर आयनिक कंपाउंड है तो उनके मास को मॉलिक्यूलर मास मत बोलो, उनके मास को फॉर्मूला मास बोलो। निकालने का मेथड वही होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है गिवन मास अपन मोलर मास। सो उसी तरह से नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इक्वल टू क्या होता है गिवन मास अपन फॉर्मूला मास। आई होप सो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये चीजें समझ में आ गई। ये है फॉर्मेलिटी, जो बहुत कम यूज होता है। जनरली आपका यूज क्या होता है, मोलारिटी और मोलालिटी एंड नॉर्मलिटी। अब ध्यान देना, नेक्स्ट आता है आपका रिलेशन बिटवीन मोलालिटी। समझना, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी, एक मिनट, मोलालिटी एंड सॉल्युबिलिटी। चलो ये कितने लोगों को आता है ये मुझे बताओ, मोलालिटी और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन है। पहले तो एक चीज समझ लो, पहले मैं मोलालिटी का फॉर्मूला लिख लेता हूं। मोलालिटी इज इक्वल टू, ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा मोल्स किसके, ये चीज हमेशा याद रखना, सॉल्यूट के, अपॉन मास या वेट लिखो, कुछ भी लिखो, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 1000। यही तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक। अब सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, ध्यान देना, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दो, मास ऑफ सॉल्यूट, ध्यान देना इस चीज को, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट। इस चीज को याद रखना, कभी भी मिस्टेक मत करना। अगर आपसे कोई पूछे सॉल्युबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर, और देन मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे मास बाय मास परसेंटेज, तब तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन सॉल्युबिलिटी में यहां मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं आता। देखो जिस चीज पे मैं बार बार रिपीट करता हूं वो याद रखना। अब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, अब देखो क्या होता है, थोड़ा सा, क्या नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का क्या होता है, जल्दी बता दो, गिवन मास
अपॉन मोलर मास होता है क्या? इस जगह पे यहां पे पुट कर दूं मैं? बिल्कुल, ध्यान देना, सब मैं डेरिवेशन करा रहा हूं, ठीक है। सो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब क्या लिखोगे? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, याद रखना इस चीज को, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बचा हुआ क्या था? वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट, कुछ भी बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, याद रखना ये भी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय आपका 1000 था, 1000 को मैं 100 इंटू 10 लिख दूं। क्यों लिखा? अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बता दो। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो इस पूरे टर्म के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं? सॉल्युबिलिटी यूज कर सकता हूं। तो मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाई क्या बचा, 10 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इस चीज को याद रखना, ये बहुत वीवीआई डेरिवेशन है, ये आपके आए थे एम्स में, जब एम्स हुआ करता था। मोलालिटी आपको ढूंढना था, सॉल्युबिलिटी गिवन था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप लिख सकते थे, अदरवाइज आपके लिए वो लेंदी प्रोसेस हो जाता। और आपको पता है नीट और एम्स में टाइम ही तो कम होते हैं, तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा थोड़ा अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको इजीली सारी चीजें समझ में आती रहेगी। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? आई होप सो प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। अब है आपका रिलेशन बिटवीन मोलालिटी, ध्यान देना, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, याद रखना इस चीज को, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन होता क्या है? मोल फ्रैक्शन आप सॉल्यूट का ले लो या मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का ले लो, मैंने लिख लिया। चलो अब ध्यान दो, मैंने मान लिया ये एक्से है, ये एक्से समझ लेना, मैंने इसको माना है इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स को Na प्लस Nb लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। चलो ध्यान देना इस चीज को, जहां भी डाउट हो पूछते चलना है ना। अब अपन लिखते हैं Na प्लस Nb, क्लियर। अब अगर मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जो जो डेरिवेशन में बता रहा हूं उसको नोट डाउन कर लेना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या ये प्रॉब्लम है? नहीं। अब मैं दोनों को डिवाइड करता हूं, तो मैंने लिखा XA अपॉन XB। आपको पता है डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? Na अपॉन Nb बच गया, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान देना, ये Nb क्या है, जल्दी बता दो तो। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। चलो अब आपको पता है कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इस जगह पे क्या लिखोगे? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इस चीज को ध्यान रखना। अब इसकी वैल्यू उठा के यहां पुट कर दिया मैंने, तो क्या हुआ ध्यान से देखो, जब मैंने पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया? XA अपॉन XB इज इक्वल टू Na। NB के जगह मैं क्या पुट करूंगा? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं लिख देता हूं WB, चलेगा? ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं लिख देता हूं MB, याद रखना। इसको मैंने लिखा WB और इसको लिखा मैंने MB। अच्छा, इसको स्मॉल MB ही लिखता हूं, नहीं तो आप इसको मोलरिटी समझ लोगे। चलो मैं इसको यही कर देता हूं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। इसको मैं MB लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने क्या किया? दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया और इसको थोड़ा मैंने मॉडिफाइड कर दिया, Na अपॉन WB, और ये MB आपका क्या हो गया? ऊपर चला गया, 1000 से मल्टीप्लाई भी किया था और MB मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया। कुछ आपको समझ में आता है? देखो तो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यस। उसके बाद आपका क्या गिवन है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही तो है वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000। क्या ये मोलालिटी होता है क्या? बिल्कुल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलालिटी, ठीक है। तो अब आप देखो क्या लिखोगे? XA अपॉन XB, और ये MB मैंने नीचे ले आया, मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल टू मोलालिटी। लो देखो डेरिवेशन आ गया आपका, ये हो गया। मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी में
रिलेशन है। देखो कहीं डाउट है तो पूछ लो। अब थोड़ा सा और इसको मॉडिफाइड करते हैं। अब सबको पता है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, तो XB इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 माइनस XA। तो चलो और थोड़ा सा इसको पुट कर देते हैं, तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, XA अपॉन 1 माइनस XA इंटू मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। देखो बोलो किसी को डाउट है? ये सब आपके हायर लेवल से हैं। अगर इन सब चीजों पे आपका कमांड है तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी आप अच्छे से पढ़ लोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को डाउट तो नहीं होगा, आई होप सो नहीं है, फिर भी आपको मैं टाइम दूंगा। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। इसी तरीके से हमसे अगर आपसे कोई पूछे कि आप निकालो रिलेशन बिटवीन मोलारिटी, अब मोलालिटी नहीं, इस बार मोलारिटी, ठीक है, सबका डेरिवेशन तो नहीं करूंगा, बस बता दिया इसी तरीके से कर सकते हैं, एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि भैया मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन बताओ, ये वाला किसका है, मोलारिटी के बीच में था, अब इसका डेरिवेशन भी बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हो। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मोलारिटी इज इक्वल टू XA, XA मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू रो मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय XA इंटू MA प्लस XB इंटू MB। मैं साइड में यहां लिख देता हूं, XA क्या है, XA आपका है, इसको X तो नहीं बोलते, इसको काय बोलते हैं, इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोलेंगे। इस रो को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, याद रखना, ठीक है। और आपको पता है MA क्या है, MA है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और MB आपका क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस चीज को आप याद रखना, ये रिलेशन भी आ गया, तो छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आएगी। चलो अब इस पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं नीट में, चलो किसको पता है जल्दी बताओ, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, जल्दी बता दो, देखो जल्दी बताओ किसको किसको आता है, हु कैन रिप्लाई। मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन सुना है, कोई फॉर्मूला होता है क्या मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, या कभी कभी इसी को मोलारिटी इक्वेशन भी बोल देते हैं, बट इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, खैर वो तो बात की बात है। चलो बताओ किसको बताना है, कोई भी बता सकता है, क्यों होता है समझना। अच्छा सपोज करो मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने कोई भी सॉल्यूशन ले लिया, सपोज उसकी मोलरिटी मैंने मान ली M1 और वॉल्यूम मान लिया V1। अब मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया, मतलब इसको डाइल्यूट कर दिया, इस सॉल्यूशन को। जब डाइल्यूट किया तो डेफिनेटली आपको पता है वॉल्यूम भी चेंज होगा और मोलरिटी भी चेंज होगी। तो पहले मोलरिटी और सेकेंड वाले में क्या रिलेशन है, तो इसका रूल होता है, याद रखना, बिफोर डाइल्यूशन, याद करो इस पे बेस्ट क्वेश्चन आया था, वाटर की क्वांटिटी फाइंड करने बोली थी, इक्वल टू आफ्टर डाइल्यूशन, ये हमेशा याद रखना। यानी M1V1 इज इक्वल टू क्या होगा, M2V2, ये हमेशा आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी मच VVI, कभी वाटर ऐड करने पूछा जाता है, कभी डायरेक्टली पूछ लेता है, क्लियर। अब इस चीज में याद रखना, सपोज करो किसी रिएक्शन में A और B कंबाइन करके C और D बनाते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में अगर मोलरिटी इक्वेशन बोले तो आप लिखोगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2, बट कब, जब इनके मोल सेम हो। लेकिन अगर इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर डिफरेंट हो, सपोज करो इसके N1 हो गए और इसके N2 हो जाएंगे, तब किसी भी रिएक्शन में कोई दो सब्सटेंस कंबाइन करेंगे तो उनके बीच में अगर आप इक्वेशन लगाओगे तो लिखोगे M1V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2V2 अपॉन N2, याद रखना। यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप कभी भी लीव नहीं कर सकते, ये याद रखना। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को लीव कर दिया और ये सिर्फ लेके आ गए तो आपको -1 मिलेगा। चेक कर लेना क्या दोनों के नंबर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, जिसको नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में भी हम बोलते हैं। अगर सेम है तो N1 और N2 इक्वल है, अगर सेम नहीं है तो यहां पे अपॉन N1 और N2 करना होगा। ये बहुत VVI है, याद रखना, एम्स पे इसी पे क्वेश्चन आया था, बच्चे ये फॉर्मूला लगा के बना के आ गए। पहले आपको रिएक्शन लिखना है, बैलेंस करना है, तब ये लगाना है, समझ में आया। अब आ जाओ, इसके बाद आ जाता है आपका क्या, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। अभी जो फॉर्मूला है ये है मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। सपोज करो आपने क्या किया,
एक कंटेनर, दो कंटेनर, अलग अलग सॉल्यूशन को आपने अलग अलग मोलारिटी में मिक्स करके एक मिक्सचर बना दिया। इसका मैंने मान लिया M1 है मोलारिटी और वॉल्यूम है V1, इसका मैंने मान लिया M2 मोलारिटी और वॉल्यूम है V2, और इसका मैंने मान लिया M3 और वॉल्यूम है V3, और इससे मिलकर ये बना, यानी रिजल्टेंट आपका सॉल्यूशन बन गया। तो इसका मैंने मोलारिटी मान लिया MR और BR। तो इनके बीच में रिलेशन याद रखना, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, और अगर बहुत सारे और भी हो तो मैंने मान लिया MN VN, जितने भी हो इक्वल टू हो जाएगा MR VR। और एक चीज समझने की बात है, VR और कुछ नहीं होता, VR इज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 VN। ये चीजें हमेशा आपको याद रखना है, ये याद रखना। VR, इस पे क्वेश्चन दूंगा, VR मतलब V1 प्लस V2, इनका समेशन होता है। अच्छा सपोज करो VR अगर गिवन है 1000, मींस 1000 ml गिवन है, और आपको V1 और V2 ढूंढना है, तो क्या कैसे क्या करोगे थोड़ा बताओ तो मुझे। सपोज करो दो सॉल्यूशन है, ये दोनों सॉल्यूशन है आपके, ठीक है, और इसमें आपको V1 और VR गिवन है, ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा जल्दी बताओ तो कैसे पुट करोगे, इक्वेशन कैसे बनाओगे, इक्वेशन कैसे बनाओगे, जल्दी म्यूट को अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ क्या लिखोगे इक्वेशन। मतलब मेरे पास ये है M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू MR VR है। अब आपके पास VR गिवन है 1000 ml, लेकिन V1 V2 गिवन नहीं है, तो क्या कैसे रिलेशन लिखोगे, क्या लिखोगे अब बताओ तो, क्या लिखोगे, हाँ बोलो, हेलो, चलो मैं बता दूं क्या, देखो V1 को क्या मान लेना x, और V2 को क्या मान लेना 1000 माइनस x, तो क्या इक्वेशन हो गया M1x प्लस M2 1000 माइनस x इज इक्वल टू MR इंटू 1000, याद रखना, हो गया। इस पे ही क्वेश्चन आए थे आपके जिपमर में, क्या क्वेश्चन है अभी थोड़ी देर बात कराऊंगा, इस इक्वेशन को याद रखना। उसमें पूछा गया था V1 और V2 दोनों फाइंड करो, तो आपको पता है M1 M2 भी गिवन था और MR भी गिवन था, खैर अभी मैं कराने वाला हूं, तो रिलेशन इसी तरीके से जनरेट होंगे। चलो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर आ गया आपको, नेक्स्ट आ जाओ। अब अगर आपसे कोई पूछे कि रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी, अच्छा हाइड्रोजन एंड इस कंपाउंड में आपने पढ़ा था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और उसके बाद पढ़ा था हार्डनेस, तो उसमें एक रिलेशन देखो कैसे निकालते, पहले तो समझ लो। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, देखो क्या होता है। अब बोलोगे सर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ही तो आप पढ़ा रहे हो, हाँ बिल्कुल मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं क्या बोलने वाला हूं उसको ध्यान से देखना। ये सब डेरिवेशन आपके कॉपी में होने चाहिए, अच्छे से लिख लेना, जहां डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। पार्डन, सो क्या, सो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन ग्राम पर लीटर, इसमें पूछा मीन्स आपको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इस बार किस में ढूंढना है, ग्राम पर लीटर में ढूंढना है। तो कैसे ढूंढोगे उस चीज को थोड़ा सा ध्यान दो। आपको पता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ले लो या लीटर ले लो, मैंने यहाँ पे लीटर ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबको पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। चलो मैंने पुट कर दिया, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मैंने यहां लिख दिया गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और वॉल्यूम तो नीचे था ही तो मैंने वॉल्यूम लिख लिया, क्लियर। अब ध्यान दो इस चीज को थोड़ा सा समझ में, आपको पता है गिवन मास अपॉन वॉल्यूम मतलब क्या, स्ट्रेंथ। गिवन मास को किस में लिखते हैं, ग्राम में, वॉल्यूम को किस में लिया, लीटर में, तो इसी को तो गिवन मास अपॉन वॉल्यूम को स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे, और इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो नॉर्मलिटी इंटू ई मतलब इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, याद रखना। ये चीजें अगर आपको याद है तो आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ये चीजें पढ़ा होगा
कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को नॉर्मलिटी और मोलारिटी के टर्म्स में किस तरह से निकालते हैं स्टेट ऑफ H2O2 सॉल्यूशन में। क्या अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। ये एक रिलेशन याद आ गया, आपको ध्यान रखना, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपसे अगर कोई पूछे कि इस बार क्वेश्चन में आपको डेंसिटी गिवन है, तो मोलारिटी और डेंसिटी में क्या रिलेशन है, याद रखना, मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलारिटी और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं आपको डेंसिटी के टर्म्स में। चलो कितना आसान है देखो, मैं ड्राइव कर देता हूं फॉर्मूला, तो एक का डेरिवेशन करता हूं, एक का फॉर्मूला मैं लिख दूंगा। अच्छा, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है जल्दी बताओ, एकदम इजी है। नंबर ड्राइव इसलिए करता हूं ताकि अब कभी भूल जाओ तो खुद बना सको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml या लीटर, जो मन करे, मैंने ml ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 1000, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप सबको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है। चलो अब दूसरा, डेंसिटी क्या होता है जल्दी बताओ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मैंने पूछा है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन, याद रखना, ये सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूट का नहीं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये आपको दिख जाए तो आपको पता वहां डेंसिटी पुट कर दोगे, लेकिन आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दिख गया, देखो, लेकिन आपको मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिखा, आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिखा, मींस इसको आपको चेंज करना है। मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन में कैसे चेंज करोगे, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और देखो, याद करो मैंने फॉर्मूला बताया था, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है जल्दी बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने मास बाय मास परसेंटेज को x मान लिया, ठीक है, x इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, 1000 नहीं, सॉरी, एक जीरो ज्यादा आ गया। चलो, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, डेरिवेशन याद रखना, फॉर्मूला तो आपको समझ में आ ही जाएगा, याद ही कर लोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। चलो, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, आप खुद ही बता दो सर, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, या मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू हो जाएगा सर मास परसेंटेज मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्यूशन। आ गया। अब इसी चीज को क्या मैं यहां पुट कर सकता हूं मास ऑफ सॉल्यूट पे, यस, तो मास ऑफ सॉल्यूट के जगह क्या पुट करोगे, अब देखो यहाँ पे पहले तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो और ये 100 यहाँ पे है आपका, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x, और इस पूरे टर्म को, रुको एक मिनट, मास ऑफ सॉल्यूट को मैं ऐसा करता हूँ, 100 को नीचे ही रखता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज में आ जाओगे, वेट फॉर अ मोमेंट। चलो, मास ऑफ सॉल्यूट के जगह पे मैंने यहाँ लिख दिया x मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 100, तो मैं पीछे आ गया, इसको क्या लिखा, x क्या था, x मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्यूशन, यस, x मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 100 हो गया। अब इस जगह पे ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, तो देखो तो आपका क्या आ गया। अब मैं सीधा सीधा मोलारिटी इक्वेशन लिखता हूँ। मोलारिटी इक्वेशन में आप क्या लिखोगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, पार्डन, ध्यान देना इस चीज को, अब मैंने यहाँ मोलारिटी के जगह गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट के जगह क्या लिखूंगा, x इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 100, यही तो है, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ तो 1000 था ही, चलो, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यस, जो पुट था वैल्यू में, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी तो था, वॉल्यूम इन ml। चलो, अब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, वो दिमाग क्या है देखो,
मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, डेंसिटी होता है क्या, बिल्कुल। चलिए अब ये जीरो ये 2 0 कैंसिल, तो अब आपका डेफिनेशन क्या आ गया, मोलारिटी इज इक्वल टू एक्स इंटू रो मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब डेरिवेशन भी आपके पास है और आपके पास फॉर्मूला भी है। अब ये सारे डेरिवेशन जब आप एम्स लेवल के क्वेश्चंस करोगे तो आपको ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता। एक्स क्या है, मास बाय मास परसेंटेज, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। पूरा डेरिवेशन आपके सामने है, कहीं कुछ मैंने स्पेशल नहीं किया, सारी वैल्यू उठाई और पुट करता चला गया। ये देखो वैल्यू उठाई पुट करता चला गया, ठीक है। ये आपका डेरिवेशन है। अगर आपको डेरिवेशन याद नहीं है तो फॉर्मूला याद कर लेना। अगर नॉर्मलिटी पूछे तो सेम क्या लिखोगे, एक्स इंटू रो मल्टीप्लाई बाय 10, लेकिन यहाँ मोलरिटी नहीं लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, मोलर मास नहीं लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। काम खत्म। बताओ यहां तक किसी को डाउट है? जितने भी डेरिवेशन हैं आपके, मैंने सारे डेरिवेशन आपके सामने रख रहा हूं। आई होप सो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपका नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, डेरिवेशन उसी तरीके से है। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, तो याद रखना फॉर्मूला होता है 1 अपॉन मोलालिटी इज इक्वल टू रो अपॉन एम माइनस एम ए अपॉन 1000। ये याद रखना, एम मतलब मोलालिटी, कैपिटल एम मतलब मोलारिटी, और ये जो एम ए है इसको हम लोग बोलते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एम ए क्या है आपका, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। क्या किसी को प्रॉब्लम है? आई होप सो आपको नहीं होना चाहिए इसमें प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट करो। चलो अब ध्यान दो, एकदम छोटी सी चीज है जिसको बहुत बड़ी बड़ी चीजें बना के लिखते हैं। होता है जिस तरह से मोलरिटी इक्वेशन होता है उसी तरह से नॉर्मलिटी इक्वेशन होता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन क्या होता है, n1v1 इज इक्वल टू n2v2, ये फॉर्मूला होता है और ये सबसे बेस्ट होता है लगाना। बोलो क्यों? क्योंकि इसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ चेंज नहीं करना पड़ता। मींस अगर आपके पास दो फॉर्मूला हैं, m1v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू m2v2 अपॉन n2, तो मैं बोलूंगा बेस्ट ये लगाओ। इस किस लिए? क्योंकि आपको रिएक्शन बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखेंगे दिखते हैं आपको जिसको बैलेंस करना टफ होता है, टाइम बहुत लगता है, तो उसके जगह पे सीधा नॉर्मलिटी इक्वेशन लगा दो। बोलो क्यों? क्योंकि मोलरिटी और नॉर्मलिटी को तुम आपस में चेंज कर सकते हो। तो अगर मोलरिटी है उसको नॉर्मलिटी में चेंज करके ये फॉर्मूला लगा देना। तो ये है नॉर्मलिटी इक्वेशन। लेकिन ये आया कैसे, इसके लिए थ्योरी है, ध्यान देना, इसका डेरिवेशन है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। याद रखना इस चीज को, प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसका पहले स्टेटमेंट समझो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सबस्टेंस कंबाइन टुगेदर, substance combine together और substance react together in the ratio of their equivalent mass। क्या बोला कि अगर A और B आपस में कंबाइन करके C और D बनाते हैं, they will do so but in the ratio of their equivalent mass। मीन्स हम सिंपली क्या कहने का मतलब है, EA अपॉन EB इज इक्वल टू, मैंने बोला XA अपॉन XB। अच्छा EA क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ A, और यहां पे EB क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ B। XA क्या है, गिवन मास ऑफ A, और XB क्या है, गिवन मास ऑफ B। फिर से मैं बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सबस्टेंस कंबाइन टुगेदर इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। समझ में आया? अब इसको थोड़ा मॉडिफाइड करूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, XA अपॉन EA इज इक्वल टू XB अपॉन EB। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो देखो, ऐसा लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल। अब याद करो, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है। याद करो, बताया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका, A का। और इधर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका बच्चों, B का। चलो अब थोड़ा सा और याद करो, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर।
तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ सर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है N इंटू वी। तो ए है तो इस जगह पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए NaVa, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी क्या लिखोगे, NbVb। क्या प्रूफ हो चुका? इसी को तुम Na लिखो या N1 लिखो, इसी को Nb लिखो या N2 लिखो। एक्चुअली ये जो डेरिवेशन आया वो इस थ्योरी से आता है, और इसी थ्योरी को प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ते हैं, जिसको बहुत टफ कर देते हैं लोग कि ये पढ़े हो, कुछ नहीं है। देखो बस थ्योरी क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सबस्टेंस कंबाइन टुगेदर और रिएक्ट टुगेदर इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। बस पुट कर दो, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए है और ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी है। अब पुट कर दिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहाँ पे आपके गिवन है N इंटू वी, तो ए के लिए NaVa और बी के लिए NbVb। पुट कर दो, आंसर आपका आ गया। आई होप सो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर तो क्या करोगे, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर सिंपल सा फॉर्मूला है N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 प्लस डॉट 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 NnVn इक्वल टू क्या आ जाएगा, जल्दी बता दो, NrVr। जिस तरह से मोलारिटी ऑफ मिक्सचर है उसी तरह से नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, बहुत कम यूज होता है फिर भी आता तो है ही है। और Vr मतलब सबको पता है V1 V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो अब आपका टर्न है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आ गया। अब आप इस पूरे थ्योरी को यूज करो, आपसे सारे अब फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट को मैंने, देखो हर टॉपिक्स मैंने ले लिया, इसको अलग अलग पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब जब आप बुक पलटोगे तो आप देखोगे कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो कभी आपने सुना होगा या टफ लगता होगा वो भी एक पार्ट बन गया, और इसी का यूज जब हम लोग टाइट्रेशन पढ़ने में करेंगे इक्विलिब्रियम में, तो आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको सब चीज का डेरिवेशन आता है, और जिसको डेरिवेशन आता है वो सब कुछ समझ सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या करना है, आंसर सबसे चाहिए मुझे। डिटरमिन the number of gram equivalent, determine the number of gram equivalent of solute, okay, in पहला 100 ml of 5 normal HCl, दूसरा 250 ml of 0.1 normal Na2CO3। याद रखना क्या बोला, 100 ml of 5 normal HCl and 250 ml of 0.1 normal Na2CO3। चलो जल्दी से आंसर बताओ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ढूंढना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, N इंटू वी। चलो आंसर बोलो फास्ट, जल्दी आंसर चाहिए सबसे। अच्छा आपको पता है फर्स्ट केस में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, N इंटू वी। N क्या है, 5 नॉर्मल। अच्छा अब वॉल्यूम क्या है, 100 ml, बिल्कुल यही तो होता है। अब आपको पता है ये ml है, इसको डिवाइडेड बाय 1000 भी तो करना है। 500 कैसे हो सकता है इसका आंसर, ये 0.5 होगा ना। यूनिट कौन चेंज करेगा, यूनिट तो मैं थोड़ी बताऊंगा चेंज करना, ये तो सिंपल चीज है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी 0.1 इंटू 250 और डिवाइडेड बाय 1000 भी तो करना है बच्चों, ये नहीं करना है क्या? ये कितना हो गया, 4 टाइम्स, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 4। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 सुनो क्या क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 12 नॉर्मल HCl, ध्यान देना, what volume of 12 normal HCl and 3 normal HCl, ठीक है, नहीं दोनों का वॉल्यूम निकालना है। मस्ट बी मिक्स्ड या मस्ट बी एडेड, या मिक्स्ड लिख दो, टू फॉर्म 1 लीटर 6 नॉर्मल HCl। समझ में आया? बोलो, यानी आपको V1 और V2 ढूंढना है। बोलो कौन बना सकता है इसका आंसर। What volume of 12 normal HCl and 3 normal HCl must be mixed to form 1 liter? Means थोड़ा सा मैं हिंट्स दे देता हूं। NR गिवन है 6,
और वी आर गिवन है 1 लीटर, बार बार मैं कह रहा हूं 1 लीटर नहीं लेना, 1000 ml लेना, तभी तो इक्वेशन बना पाओगे, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। और आपका मन करे नहीं सर 1 लीटर लूं, तो 1 लीटर लेके भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो आना ही आना है। बस खाली आंसर आपका लीटर में आएगा, और एमएल लेते तो आपका किस में आता, एमएल में आता। चलो डू फास्ट, सबसे होने चाहिए ये क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिलीमोल्स एंड मिली इक्विवेलेंट of Cr2O7 minus ion in acid medium when 100 ml of 0.01 molar Cr2O7 is reduced to Cr3 plus। पहले तो इक्वेशन लिखो, एसिडिक मीडियम में सिखाया था। देखो ये कितने लोग बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। अच्छा आंसर आ गया क्या? बहुत अच्छा। देखो ये कितने लोगों ने बनाया है, 1 और 6। अच्छा इसमें ही तो चेंज हुआ है, Cr2O7 माइनस Cr3 प्लस में। चलो बैलेंस करो, यहाँ पे क्या लिखोगे 7H2O, और यहाँ पे हमने क्या लिखा 14H प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए? 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर बैलेंसिंग नहीं आता है तो भी आप कर सकते हो। अब इसकी क्या वैल्यू गिवन है? इसकी वैल्यू गिवन है 100 ml एंड 0.01, यानी वी गिवन है 100 ml और मोलरिटी गिवन है 0.01, यही तो है 0.01। अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ मिलीमोल्स, तो सबको पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू m इंटू वी, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज इक्वल टू m मतलब 0.01 इंटू वी मतलब 100। बस इसको आपको क्या करना है, लीटर में नहीं चेंज करना, क्योंकि मिलीमोल्स बोला। याद करो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है क्या, अपॉन वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। तो भैया ये अगर 1000 से कर दोगे तो मोल्स के टर्म्स में आएगा, तो मिली मोल्स में फिर डिवाइड चेंज करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। इसको यहां से मैंने यहाँ 100 लिखा, ये और ये कैंसिल, तो नंबर ऑफ मिली मोल्स क्या आ गए आपके 1। देखो कोई प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ मिली मोल्स आपके क्या आ गए 1। अब आपसे पूछा जाता है नॉर्मलिटी को मोलारिटी में चेंज करो। नॉर्मलिटी पहले मुझे बताओ क्या है सर? नॉर्मलिटी तो आपको गिवन है 0.n मल्टीप्लाई मोलारिटी, यही तो होता है। n क्या है, याद करो n मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट या चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 6, तो 6 इंटू 0.01 मीन्स 0.06 नॉर्मल। नॉर्मल आ गया तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ क्या है मिली इक्विवेलेंट है ना, हाँ नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा आपको पता है n इंटू वी। एन क्या है 0.06 और वॉल्यूम क्या है आपका 100। हो गया आंसर, समझ में आया? देखो कोई डाउट है? आंसर सबको आ गया समझ में? बिल्कुल, बस मिली मोल्स हुआ। किसी को डाउट है क्या? हाँ पूछो। अगर डाउट है तो पूछ लो। 0.06 को 6 में, ये 100 के टर्म्स में कैंसिल 6। सबको समझ में आ गया? सर एक बार वापस बताइए ना। वापस बताऊं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, मैं फिर से एक बार इसको बता देता हूं, ठीक है? थोड़ा सा वेट करो। चलो ठीक है,
इतना ज़्यादा तो समय क्या बर्बाद करना, ठीक है। चलो अब इस चीज़ को ध्यान से तो देखो। अच्छा, गिवन क्या है, वॉल्यूम आपका कितना गिवन है, 100 ml गिवन है और मोलारिटी गिवन है, ठीक है। अब सबसे पहला आपको क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना है ना, या नंबर ऑफ मिलीमोल्स ढूंढना है। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम होता है, क्यों, क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और अगर वॉल्यूम इन ml लेंगे तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स मोलारिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम m इंटू वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है क्या, ये फॉर्मूला समझ में आया। अब नंबर ऑफ मिलीमोल्स पूछा है तो m इंटू वी तो होगा, बट खाली वॉल्यूम क्या होगा ml में, तो क्या लिखोगे 0.01 इंटू 100। देखो यहां तक आया समझ में, यहां तक डाउट है। नहीं सर। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ, ये बिल्कुल फॉर्मूला है, बस खाली यूनिट आपको ध्यान रखना होगा जो कि आप 9th-10th में भी पढ़े हो कि कब लीटर लेना है, कब वॉल्यूम। चलो अब इसका आंसर सॉल्व करके क्या आ गया 1। चलो अब ध्यान दो, अब आपसे पूछे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, तो आपको पता है नंबर ऑफ ग्राम और मिली इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू वी। वी तो आपको पता है 100 है, चेंज करने की जरूरत है नहीं, लेकिन नॉर्मलिटी आपको पता नहीं है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, n मल्टीप्लाई मोलारिटी होता है क्या। चलो इस बार n क्या, ये क्या है, Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो याद करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में मैंने इक्विवेलेंट मास और मोलर मास में क्या रिलेशन बताया था, n मतलब क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए मुझे ये बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 6। तो हाँ, तो n इंटू 6 और मोलारिटी क्या गिवन है 0.01 है, तो नॉर्मलिटी क्या आ गया जल्दी बता दो, 0.06 आ गया। पुट कर दो नॉर्मलिटी 0.06, सॉल्व करके आपके कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, हो गया आंसर। अब अगर आपको ये इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आता है तो दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ पे क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे +3, यहाँ पे क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे +6, +6 से +3 कितना चेंज हुआ 3, कितने क्रोमियम है, यहाँ भी 2, बैलेंस करो यहाँ भी 2, तो टोटल चेंज 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, यानी जो n की वैल्यू होगी 6, यानी या तो इलेक्ट्रॉन ले लो या चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ले लो, आपकी वैल्यू आ गई, आपने नॉर्मलिटी को मिला लिया मोलारिटी के टर्म्स में और वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। आगे आप समझ में, अब तो दिक्कत नहीं है क्या। नहीं सर। ठीक है, चलो अब एक फाइनल क्वेश्चन है आज का, और ये फाइनल क्वेश्चन देखो कितने लोगों को आता है, ये फाइनल क्वेश्चन है, याद रखना, देखो ये एकदम जीके जीएस का क्वेश्चन है। द इक्विवेलेंट मास ऑफ H3BO3, ये बोरिक एसिड है, ठीक है, इन इट्स रिएक्शन विथ NaOH टू फॉर्म Na2B4O7 इज इक्वल टू व्हाट। ध्यान देना क्या बोला मैंने, द इक्विवेलेंट मास ऑफ H3BO3 ढूंढना है जब इसका रिएक्शन होता है NaOH के साथ, क्या बनाता है Na2B4O7, ठीक है। तो बोलता है क्या होगा आंसर, पहला मोलर मास अपॉन 4, ये मोलर मास है, दूसरा मोलर मास अपॉन 3, थर्ड ऑप्शन मोलर मास अपॉन 2, फोर्थ ऑप्शन सिर्फ मोलर मास। बोलो आंसर क्या होगा। ये देखो ये कितने बच्चे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन बना लिया तो मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और ये आज के चैप्टर से नहीं है, ये पूरा जब आपने नीट का प्रिपरेशन किया होगा तब भी ये चीजें आपको मिली होगी। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। अच्छा आंसर आ गया क्या, बहुत अच्छा, स्वाति डी, वाओ अच्छा। बाकी बाकी बच्चे, एक बच्चे ने बोला डी, अच्छा एक बी आ गया आंसर, अच्छा जी। अच्छा पहले तो मैं बता दूं, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या है मैं बताऊं, ये जो H3BO3 है ना, ये सबने पढ़ा होगा एस ब्लॉक एलिमेंट में, एस ब्लॉक सॉरी पी ब्लॉक एलिमेंट में, पी ब्लॉक एलिमेंट में आपने पढ़ा है, ये आपका क्या है, वीक मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक एसिड का मतलब समझते हो, जिसकी बेसिसिटी 1, यानी n की वैल्यू क्या है 1, और आपको पता है इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास अपॉन n, n 1 है तो आंसर क्या होगा, मोलर m ही तो होगा, डी ऑप्शन है करेक्ट, एकदम सिंपल है। ये वीक मोनोबेसिक एसिड है, ये H मत देखो इसका, और पता है इसको ऐसे थोड़ी लिखते हैं, ये एक्चुअली ऐसे होता है BOH होल थ्राइस, ऐसे लिखते हैं ये,
इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसका नहीं। ये भी आपने पढ़ा होगा, खैर कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा होगा तो वैसे भी मैं पी ब्लॉक ग्रुप 13 जब पढ़ाऊंगा तो इसको पढ़ाऊंगा ही, मैं बोरोन के बारे में पढ़ाऊंगा, बोरोन एल्युमिनियम के बारे में। लेकिन ये तो कितना आसान था, ये वीक मोनोबेसिक एसिड n इज इक्वल टू 1, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आई होप तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के मैक्सिमम टॉपिक आपको समझ में आ गए, क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कुछ और बेसिक्स के बारे में, जैसे टाइप्स ऑफ फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला के बीच में रिलेशन, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे ढूंढते हैं, और थोड़ी सी और चीजें पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट पार्ट इसके स्टोकियोमेट्री में, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन और इडियोमेट्रिक कैलकुलेशन करके इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। और कल मैं आपको मैसेज कर दूंगा, अगर मुझे कल क्लास लेना होगा तो मैं कल आपको अर्ली 9:30 मैसेज कर दूंगा, तो अपन कल भी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब आपके पास थोड़ा टाइम का विंडो है, अगर किसी को डाउट है